नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। देखिए, हमने देखा था कि भी जो मैनेजर है उसने 3 डिसीजन लिए। फाइनेंसिंग डिसीजन लिया, फाइनेंसिंग में उसने देखा भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, मींस भी हम इक्विटी से पैसा ले, प्रेफरेंस शेयर से ले या फिर डिवेंचर से ले। उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, कि भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बेस पे हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम, और देखेंगे कि भी हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब ये सारा काम कर लिया हमने, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, हमारे पास फाइनेंस आ चुका है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट कैसे करेंगे, हम करेंगे कैपिटल बस्टिंग। तो देखिए, कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है हमारा। कैपिटल बस्टिंग एक तरह से क्या, अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि भी हम देखेंगे कि भी कौन सी एसेट्स में कौन सा प्रोजेक्ट है उसको हम ले, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, कौन से को रिजेक्ट करें। तो जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट हमारे लिए रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जहाँ से ये लगेगा कि भी हमें रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल रही उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कैपिटल बस्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो इफेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हमने एक बार जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन हमारा क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं है ना, कैपिटल बस्टिंग में हमने फिक्स्ड एसेट्स है, बेसिकली हमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैंने 1 करोड़ की मशीनरी खरीद ली है, तो ये मेरा क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और इसी के साथ ही क्या, अब मैं इस डिसीजन को वापस ले सकती हूँ, नहीं यार खरीद ली, अब मैं ये थोड़ी ना सोचूंगी यार मुझे तो खरीदनी नहीं चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे पैसा लगा लिया तो आपका पैसा गया, मीन्स ये आपका जो डिसीजन है ये क्या आपका इरिवर्सिबल डिसीजन रहेगा, ठीक है। अफेक्ट कर द कैपेसिटी and the strength of the स्ट्रेंथ टू कम्पीट। और लार्ज कमिटमेंट्स ऑफ फंड है, भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भी 1 करोड़ की मशीन ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के टाइप्स करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस एंड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन। तो पहले बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस की। अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमारी बिल्कुल न्यू यूनिट है तो उस टाइम हमें कैपिटल डिसीजन लेना पड़ता है। उस टाइम न्यू अगर हमारी यूनिट है तो फिर तो हमें सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, परचेज करना पड़ेगा जो भी मशीनरी वगैरह सब कुछ है। या फिर अगर हमारी है एग्जिस्टिंग यूनिट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई मशीन है तो भाई उसका रिप्लेसमेंट हमें ये डिसीजन लेना पड़े, भाई चलो इसको इससे रिप्लेस करते हैं, या कुछ मॉडर्नाइजेशन डिसीजन हम वे सब लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 डिसीजन होंगे। सेकंड हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसीजन सिचुएशन, मीन्स कि भाई अब हमें डिसीजन लेना है, जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। तो उस केस में हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन निकल के आएंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन और कैपिटल राशनिंग डिसीजन। तो ये हमारे क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन की बात करती हूँ तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना तो बाकी के प्रोजेक्ट है ना ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया तो फिर बी और सी है वे अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, उनका रिजेक्शन हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में क्या है कि भाई मेरे पास ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है, डी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैं रैंकिंग देखूंगी या ये देखूंगी भी किससे मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं मेरे को जैसे भी ए से भी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, बी से भी मिल रही है, ठीक है। मिल तो मुझे तीनों से रही है, लेकिन ए से मुझे सबसे ज्यादा, तो बी मैं ए को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं इनको रिजेक्ट नहीं करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि मेरी सेकंड नंबर पे है ना सी से मुझे मिल रही है, तो भी सी को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट हमारे डिसीजन रहेंगे एक दूसरे पे। ये प्रोजेक्ट है ना इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट है, डिपेंड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर आपने एक बार एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना, बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिक आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। कैपिटल राशनिंग डिसीजन में क्या होगा कि भी जब हमारे पास फंड्स तो कम है, ठीक है, तो उन फंड्स को एक तरह से हमें एलोकेट करना होगा कि भी किस तरह से एलोकेट करें। जैसे ए बी सी, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है, चल यहाँ पे 4 ही प्रोजेक्ट ले लेती हूँ मैं, ए बी सी डी। और मेरे पास जो फंड्स है ना, मेरे पास 10 लाख है, तो मैंने देखा कि भी ए से तो मुझे 10 लाख की रिटर्न मिल रही है, ठीक है, बी से मुझे 5 की, और सी से 10 लाख रुपए लगा के, 10 लाख ही रुपए है मेरे पास से, तो 10 अगर मैं लगाऊंगी तो यहाँ से ए से तो मुझे 10 ही मिलेंगे, बी से मुझे 5 और सी से यहाँ पे मुझे 6 मिल जाएंगे, ठीक है, डी से मुझे यहाँ पे 8 मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कैपिटल राशनिंग करूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल राशनिंग कैसे कर सकती हूँ कि भी जो 10 लाख है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ई और ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे मुझे पैसा लगाना पड़ेगा कम से कम 15 लाख, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भी जैसे मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए तो मैं नहीं लगा सकती ना, तो इसको मैं छोड़ दूंगी, इसको मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको नहीं करूंगी तो भाई मैं इन दोनों को कर लूंगी, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बस 6 है, ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा कम कर लूंगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम राशनिंग करेंगे, फंड्स है ना उसको एलोकेट करेंगे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि भी कहाँ से हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह
तरह से उसको हम बोलते हैं कैपिटल राशनिंग। उसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड्स है, तो देखिए दो तरह के मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड और नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक भी इसको बोलते हैं, मॉडर्न टेक्निक और टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। तो नाम आप याद रख लेना। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, या नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है, इसमें हम बेसिकली टाइम को लेके नहीं चलते हैं, ठीक है, और इसमें जो टाइम है, टाइम को इसमें कंसिडर किया गया है। तो इसकी अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हमारे दो मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड या फिर इसको पे आउट और पे ऑफ मेथड भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। इसके अंदर हमारे तीन मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो इनकी बात करते हैं, ये हमारे क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पे बैक पीरियड मेथड की। तो पे बैक पीरियड मेथड में इसमें बेसिकली क्या रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे, हम देखेंगे कि भी वो प्रोजेक्ट है वो कितने दिन में अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने का मतलब है कि भी अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें मेरे 10 लाख रुपए लगे हैं ना, तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड टाइम देखूंगी, पीरियड देखूंगी, भी ये 10 लाख है मेरे, कब मेरे ये पूरा करके दे देगा, ठीक है, कि भी जैसे एक प्रोजेक्ट है वो 10 लाख रुपए का है, 10 लाख उसमें लगे हैं, और अब उस प्रोडक्ट से हर साल मुझे 2 लाख वापस मिल रहे, 2 लाख का मेरा कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लेगा वो अपने 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें टाइम देखेंगे और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे कि भाई इस टाइम के अंदर या इससे पहले अगर हमारा जितना हमने पैसा लगाया ना वो हमारा वापस आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर भाई ज़्यादा टाइम होगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका बेसिकली जो एक्सेप्टेंस रूल है वो यही है। अगर हमारा जो पे बैक पीरियड है, ठीक है, अगर हमारे पे बैक पीरियड है वो जो स्टैंडर्ड पे बैक है उससे अगर कम है, स्टैंडर्ड से अगर कम है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कि भाई हमें लगा था कि भाई जो हमने 10 लाख रुपए लगाए ना 5 साल में हमें वापस मिल जाएंगे। वापस मिलने का मतलब क्या है कि भाई जो हमारी रिटर्न होगी, जो हम आगे करेंगे, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि भी इसका तो जो पे बैक निकल के आया है ना वो निकल के आया कि भी 3 साल में ये अपने पैसे पूरे कर देगा। तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, तो फायदे वाली बात होगी। तो इस प्रोजेक्ट को तो हम बिल्कुल भाग के एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि भी अगर जो मेरा स्टैंडर्ड था, हम सोच के चले थे कि भी जो 10 लाख रुपए लगाए ना हमने ये 5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तो भैया हमारा जो पे बैक पीरियड निकल के आया ये हमारा 7 साल निकल के आया, तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसका रूल बन जाएगा। पे बैक पीरियड का जो एक्सेप्टेंस रूल रहेगा, अगर हमारा पे बैक लेस देन स्टैंडर्ड टाइम से, स्टैंडर्ड पे बैक से, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ज्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें भी बेसिकली जो एक्सेप्टेंस रूल रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ना मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करा रही हूँ, आपको सिर्फ ये एक्सेप्टेंस रूल ही आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से वैसे मुश्किल ही है क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिटरमाइंड एंड द प्रोजेक्ट विच हैज अ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन द मिनिमम रेट स्पेसिफाइड बाय द फर्म इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, देखिए यहाँ एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, फिर आप बाद में इसको यहाँ पे रीड कर लेना ये क्या है। ये जो हमारा बोलता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, तो इसमें हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जो फर्म है ना एक मिनिमम रेट है ना उसको स्पेसिफाइड करती है कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है ना इससे हमें कम से कम है ना इतना मिलना चाहिए, ठीक है, इतना तो कम से कम, ये तो मिनिमम रेट है। अगर वो प्रोजेक्ट हमें इस मिनिमम रेट से ज्यादा रिटर्न देगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर इस रेट से कम देगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी सॉरी, तो देखिए इन्होंने जो कंपनी थी ना, जो फर्म थी, उसने एक स्पेसिफाइड रेट, उन्होंने जो मिनिमम रेट डिसाइड की कि भाई जो प्रोजेक्ट है ना उससे हमें 12% की रिटर्न मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने चेक किया कि भी जो प्रोजेक्ट है ना उससे तो 15% की रिटर्न मिलेगी और प्रोजेक्ट बी से 13% की। तो जो हमारी मिनिमम रेट थी 12%, उससे तो ज़्यादा ही है दोनों की। तो अब हम किसको सिलेक्ट करें, तो ये तो भाई सीधी सी बात अलग से दिखाई दे रही है कि भाई प्रोजेक्ट ए हमें ज़्यादा दे रहा प्रोजेक्ट की बी की बजाय, तो हम प्रोजेक्ट ए को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्म में एक कट ऑफ रेट डिसाइड करेगी ना उससे कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा इसका एक्सेप्टेंस रूल है। देखिए इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन गिवन हो गया आपको कि भी फाइंड आउट कीजिए पे बैक पीरियड मेथड से, इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। तो फिर आपको पहले जो भी इसके अंदर भी पे बैक पीरियड है वो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद फिर फाइनली लास्ट में ये डिसीजन रहता है। तो इतना सारा मैंने अभी आपको नहीं कराया, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का ही करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए,
तो ये मैंने आपको बता दिया भी। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक के अंदर हमारा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें भी आप डायरेक्ट इसका जो एक्सेप्टेंस रूल देखिए, अगर हमारा एनपीवी है वो मोर देन 0, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगर एनपीवी है नेट प्रेजेंट वैल्यू मोर देन 0 है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारा एनपीवी लेस देन 0 तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर बाई चांस हमारा एनपीवी 0 के इक्वल आ गया तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो उसमें हमारी भी हमारे हाथ में बात है। मे बी हम चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं लगता कि भी नहीं हमें तो थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, 0 से ज़्यादा ही चाहिए, तो फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट में भी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ एनपीवी इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमारा आईआरआर, ठीक है। तो ये जो है इसका जो एक्सेप्टेंस रूल क्या है, आईआरआर अगर ये हमारे किसके है, ग्रेटर देन के हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या कट ऑफ रेट रहेगी, जैसे इसमें हमारी कट ऑफ रेट थी ऐसी। अगर ये आईआरआर जो हमारे के से ग्रेटर देन है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और उससे कम है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद है, और वही अगर ये हमारे इसके इक्वल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, तो इसमें भी हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और 1 से कम है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, और 1 के इक्वल है पीआई तो इसको हम में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। इसमें मेन आपको याद रखना है कि जो 2 टेक्निक है, 2 मेथड्स है मेन कैपिटल बजटिंग के, वे हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न। इसमें टाइम वैल्यू को नहीं लेके चलते हैं और इसमें टाइम वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। तो टाइम एडजस्टेड, इसलिए इसको टाइम एडजस्टेड बोलते हैं कि भी इसमें टाइम को लेके चले हैं, और ट्रेडिशनल में हम नहीं लेके चले। तो यहाँ से ये याद रख लेना कि भी टाइम, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भी टाइम में वैल्यू को किसमें नहीं लेके चले या कंसिडर किया गया है, पे बैक पीरियड में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। फिर एक दो यहाँ से उठा के दे दे, फिर आपको बताना होगा एमसीक्यू देख के, ठीक है। या टाइम किसको लेके चले हैं तो दोनों यहाँ से दे दे, एक यहाँ से दे दे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक दे दे आपको नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में टाइम वैल्यू को कंसीडर किया गया है। तो ये था आपका कैपिटल बजटिंग। अब इसके बाद है आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो जो डिविडेंड की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए हमने फाइनेंसिंग डिसीजन ले लिया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है, तो अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड डिसीजन मीन्स कि भाई जो अब रिटर्न हमारी आई है तो उसका किस तरह से अप्रोप्रिएशन होगा, फंड्स का कितना हम रिटेन करके रखेंगे और कितना एज ए डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए फिर इसको हम करेंगे, अभी कर लेते हैं, चलिए ठीक है। पहले तो सोच रही थी नेक्स्ट वीडियो में करा देती हूँ, चलिए इसको इसी के साथ ही करते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ से बुक में से ही मैं आपको कराती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर अभी नोट्स वगैरह तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ध्यान से देखना, दिख जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेना अगर आपसे हो तो डिविडेंड के अंदर बेसिकली क्या है, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है कि भी अ सेटल्ड अप्रोच फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नोन, कि भाई हमने क्या करना है कि जो नेट प्रॉफिट एक कंपनी का हुआ है तो उसमें से क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द शेयर होल्डर एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि भाई जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी के अंदर, अब उस इन्वेस्टमेंट पर उनको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसका कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, उनमें जो हमारे शेयर होल्डर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वही हमारे डिविडेंड कहलाएगा। तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट के बाद हमारे 2 पार्ट्स निकल के आएंगे, एक हमारी अर्निंग रहेगी, नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा होगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए डिविडेंड, और एक हिस्सा होगा हमारा जिसको हम रिटेन करके रखेंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए काइंड्स ऑफ डिविडेंड आप देख लीजिए या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड है। काइंड्स ऑफ डिविडेंड की बात करती हूँ तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड है। कैश डिविडेंड नाम से ही पता है, कैश डिविडेंड का मतलब क्या है कि जब हम कैश में पेमेंट करेंगे, मोस्ट कंपनीज पे द डिविडेंड इन कैश, तो मोस्ट कोई कंपनी है वो कैश में पेमेंट करती है। तो वो, और जो कैश डिविडेंड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कैश बैलेंस विद द कंपनी। अगर कंपनी के पास कैश बैलेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कैश में पेमेंट करेगा। तो इतना याद रखिए बस, जो कैश डिविडेंड है उस किसको बोलते हैं, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं स्टॉक डिविडेंड की या फिर बोनस शेयर की भी बात करते हैं, तो स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर किसको बोलते हैं, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट रादर देन पेइंग द कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड देने की बजाय कंपनी कई बार क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स है ना उनको शेयर इशू कर देती है, फ्री में इशू कर देती है, तो उसी को स्टॉक डिविडेंड भी बोल देते हैं और उसी को बोनस शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका जो ये स्टॉक डिविडेंड ये टर्म है, ये मोस्टली कहाँ पे इस टाइप की टर्म यूज की जाती है, कहाँ पे देखने को मिलती है, यूएसए के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही कीजिए। इसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट है थ्योरीज है, ठीक है, वो मैं डायरेक्ट आपको करा देती हूँ, डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज। तो देखिए यहाँ पे है डिविडेंड पॉलिसीज थ्योरीज।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को लेकर, तो यहाँ पे भी हमारे वही है, दो ग्रुप हमारे निकल के आए हैं डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज के अंदर। तो उनमें से दो कैटेगरी निकल के आई है, दो ग्रुप निकल के आए हैं। तो एक ग्रुप तो वही है जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो डिविडेंड डिसीजन है ना वो रिलेवेंट है फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, के लिए रिलेवेंट है। इन अदर वर्ड्स दीज थ्योरीज आर्ग्यू दैट द चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये बोलता है कि भाई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो वैल्यू ऑफ द फर्म उसको इफेक्ट करती है। और जो ये थ्योरी है इसके अंदर हमारा कौन कौन से आएगा, वोल्टर मॉडल आएगा और हमारा गॉर्डन मॉडल आएगा, ठीक है। तो वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल तो बोलता है कि भी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो इफेक्ट करेगी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि भी कौन सा मॉडल है जो रिलेवेंट है। तो वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल है जो कि आपका रिलेवेंट थ्योरी हम इसको बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं। बेसिकली जो क्या बोलते हैं कि भी जो डिविडेंड है वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करेगी, सेम ऐसे ही जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी ना। एक रिलेवेंट थ्योरीज थी, वे बोलते थे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म। तो सेम ऐसे ही वोल्टर और गॉर्डन बोलते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म। और दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो बोलता है, वो क्या आर्गू करता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको अफेक्ट नहीं करती। और उसके अंदर हमारा मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस वही आ जाएगा। उसमें भी हमारा जो एमएमए प्रोस थी मोदी गिलानी और मिलर जी थे, उन्होंने बोला था कि इफेक्ट नहीं करता। और डिविडेंड में भी आपका सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन तीनों ही मॉडल को की बात करेंगे। तो पहला हमारा वोल्टर मॉडल है। तो वोल्टर मॉडल हमारा बेसिकली ये हमारा क्या बोलता है कि भी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या है, रिलेवेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, वो क्या है, ये बोलता है कि भी वो रिलेवेंट है। तो कैसे है, देखिए कैसे इसने अपनी बात को रखा। तो रिलेवेंट वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द होल्डर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म एंड इट्स डिविडेंड पॉलिसी आर इंटरलिंक्ड है। कैसे, तो देखिए द मेन प्रोपोजिशन ऑफ द वोल्टर अप्रोच इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टू फैक्टर। दो फैक्टर लेके चला था हमारा जो वोल्टर अप्रोच है, वो क्या लेके चली थी, इस रिलेशनशिप के बेस पे उन्होंने बताया है कि भाई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो किस तरह से अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म को, द रिटर्न ऑफ द फर्म इन्वेस्टमेंट और इट्स इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न। तो एक ये हमारा दो फैक्टर कौन कौन से लेके चला, एक तो लेके चला आर मीन्स इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न, और सेकंड फैक्टर ये क्या लेके चला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपका की। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बेसिकली इस अप्रोच के अकॉर्डिंग यही बोला गया कि भाई जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन द आर और के, वो डिटरमाइन करेगी वैल्यू ऑफ ए फर्म को, ठीक है। या फिर वो डिटरमाइन करेगी कि भाई हमें क्या डिविडेंड पॉलिसी है उसको अपनाना चाहिए, कौन सी डिविडेंड भी हमें डिविडेंड एज ए जो प्रॉफिट है हमारा उसको एज ए डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर बिजनेस के अंदर रिटेन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि फर्म्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द, अगर हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, मोर देन है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द शेयर होल्डर्स। तो इसने क्या बोला कि भाई अगर रिटर्न है ना जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स के इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है अगर वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उस केस में फर्म को क्या करना चाहिए, उसको रिटेन करके रखना चाहिए अर्निंग को, उसको जो शेयर होल्डर्स है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। क्यों, इसका रीजन क्या था, दैट द मनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ द फर्म देन इट वुड इफ इट वॉज पेड टू द मनी इज अर्निंग शेयर होल्डर्स। तो ये बोलता है कि अगर फर्म के हाथ में पैसा रहेगा ना तो ज्यादा रिटर्न आएगी। क्यों, यही तो बोला ना कि भाई आर ग्रेटर देन है के से, आर ग्रेटर देन के से कि भाई अगर पैसा फर्म में रहेगा ना तो फर्म में आर का मतलब क्या, आर का मतलब है कि फर्म की इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा हमें रिटर्न मिल रही है, ठीक है। अगर फर्म ज्यादा कमा रही है और कई हमारा कम है, मींस अगर हम उस पैसे को शेयर होल्डर्स के हाथ में दे देंगे ना तो उनके पास इतना पैसा नहीं आएगा जितना कि हम कमा लेंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि भाई हम पैसे को अपने पास ही रखें, और कहीं ना कहीं अगर जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कंपनी के पास रहेगा, फर्म के पास रहेगा, तो कहीं ना कहीं फायदा तो शेयर होल्डर्स का भी होगा ना। अगर शेयर होल्डर को वही पैसा हम दे देते, शेयर होल्डर और कहीं उसको इन्वेस्ट करते, वहां पे उसको इतना पैसा नहीं मिलता। देखिए मैं यहाँ पे इसको करके बताती हूँ आपको, एक मिनट रुकना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसने क्या बोला, अगर आर ग्रेटर देन के है, आर का मतलब क्या, अगर फर्म अपने पास पैसा रखती है ना तो फर्म ज्यादा कमाएगी। कहने का मतलब क्या है कि आर में यहाँ पे मान लेती हूँ 12% है और ये के मान लेती हूँ 9% है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पैसा फर्म के पास है तो फर्म तो कमाएगी 12% है, और अगर पैसा हमने किसको दे दिया, शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उस पैसे को और कहीं जाके इन्वेस्ट किया, और कहीं जाके शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ 9% मिला। तो अब आप ही बताइए कि भाई जो पैसा है जो
हमें जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर उसको रिटेन करना चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियरली दिख रहा है कि भी उसको रिटेन कीजिए। इससे अच्छा तो हम उसको जो शेयर होल्डर्स है उसको 3% ज़्यादा देंगे। हम शेयर होल्डर्स हमारे पास पैसा रखेंगे तो 12% कमाएंगे, और अगर वे कहीं बाहर जाएंगे तो 9% कमाएंगे, तो उसको रिटेन करना चाहिए ना। तो यही हमारे ये थ्योरी बोलती है, ठीक है। तो ये क्या बोलती है, तो वोल्टर मॉडल ये बोलता है कि अगर हमारा आर किससे ग्रेटर है, के से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो हमें रिटेन करना है। और अगर इसका विपरीत है, अगर हमारा आर क्या है, लेस देन के है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए। कैसे, अगर हमारा आर तो है वही 7% है, ठीक है, और जो के है हमारा क्या 11%। मीन्स अगर कंपनी उस फर्म उस पैसे को अपने पास रखेगी तो सिर्फ 7% की रिटर्न देगी, और अगर उसको शेयर होल्डर को बांट देंगे ना तो शेयर होल्डर उससे 11% कमा लेगा। तो भैया अब तो फायदा है कि उसको हम क्या करें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये थ्योरी बेसिकली यही बोलती है। आर और के का कंसेप्ट है, यहीं पे लिखा ना, 2 फैक्टर लेके चली है, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट। आपको ये देखने की भी फर्म में पैसा रहेगा तो कितनी कमाई होगी, और अगर शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो कितनी कमाई होगी। तो वहां से आप चेक कर लेना। तो जिसके पास ज्यादा कमाई है उसी को देने में फायदा। अगर फर्म के पास है तो फर्म अपने पास ही रखे उस पैसे को, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे, और अगर लगता है कि भी शेयर होल्डर ज्यादा कमा लेंगे तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो यही इसने बोला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या बोला है, अगर हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन है के, ठीक है, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऐसी फर्म्स को क्या कहेंगे, वो ग्रोथ फर्म कहलाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिया था कि भाई आर 12% है और शेयर होल्डर्स का 9% है, कॉस्ट 9% है, तो ये वाली फर्म है ना, ये कौन सी फर्म है, ये ग्रोथ फर्म कहलाएगी, ठीक है। तो फॉर ग्रोथ फर्म्स के लिए क्या ऑप्टिमम रहेगा, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, वुड बी गिवन बाय द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज द 0। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो को क्या कर दो, 0 कर दो, मीन्स दो नहीं, आप बिल्कुल भी मत दो, जो डिविडेंड है उसको बिल्कुल भी मत दो, ठीक है। और सारा का सारा है वुड रिटेन देयर एंटायर अर्निंग, सारी की सारी अर्निंग को आप अपने पास रख लो, और इस तरह से जो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोलता है। सेकंड मैंने आपको बता दिया, अगर आर कम है तो कम होंगे तो फिर हम सारा का सारा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इफ फर्म डज नॉट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वेयर द आर इज लेस देन के, शेयर होल्डर विल बी बेटर ऑफ इफ द अर्निंग आर पेड आउट टू देम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो हमारा डीपी रेशियो रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा, वो 100% हो जाएगा। लास्टली अगर हमारा आर है किसके इक्वल, के, अभी इतना ही, चाहे हमें फर्म के अंदर रखे उस पैसे को या फिर हम शेयर होल्डर्स को दे दो, ठीक है, कमाएंगे दोनों बराबर। तो उस केस में मैटर ऑफ इनडिफरेंस है, वेयर द अर्निंग आर रिटेन और डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो आप सारा दे दो, नहीं चाहो तो अपने पास भी रख दो, ठीक है। तो ये रहेगा बेसिकली यहाँ पे फॉर सच फर्म देयर इज द नो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और डीपी रेशियो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे ना कुछ अजम्पशन गिवन है वोल्टर मॉडल की, तो ये अजम्पशन आप देख लेना। फर्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिटर्न है, इसको कांस्टेंट लेके चले, ये आर को भी, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर इंटरनल फाइनेंसिंग है, इसका क्या मतलब, रिटेन अर्निंग का मतलब यही है कि भाई हमारा कोई, हमने बाहर से कोई किसी तरह से पैसा नहीं उठाया तो हमारी कोई इश्यू कॉस्ट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, 100% पे आउट और या रिटेंशन लेके चले, या तो भी सारा का सारा हम एज ए डिविडेंड पे कर देंगे या फिर सारा का सारा अपने पास रख लेंगे। कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर एंड कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इसको ज्यूम किया गया। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इसके अंदर नो टैक्स चीज है, ठीक है। दो ये मैंने यहाँ पे लिख रखे, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, और ये था हमारा बेसिकली वोल्टर मॉडल। और इसी के साथ ही नेक्स्ट आपका इनफाइनाइट टाइम द फर्म हैज परपेचुअल वेरी लॉन्ग, ठीक है, हमारे जो फर्म है वो चलती रहेगी। देखिए इनके भी ना आगे फॉर्मूला, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं वोल्टर मॉडल का, ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है कि भाई जो पी है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कैसे निकल के आएगा, P इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के। तो अब यहाँ पे है अभी डी का मतलब क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट, और के का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट। तो यहाँ से हमारे जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो निकल के आएगी, पी का मतलब क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एक तरह से, ठीक है, वो निकल के आएगी ये फॉर्मूला लगा के। तो फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन भी दे रखा है और इस क्वेश्चन से सोल्व करके बता रखा कि ग्रोथ फर्म है, अगर हमारी जो रेट
रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसको ग्रोथ फर्म कहेंगे। और अगर हमारी इक्वल है तो उसको नॉर्मल फर्म कहेंगे। और अगर हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट की वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो वह हमारी कौन सी फर्म कहलाएगी, डिक्लाइनिंग फर्म कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्राइस निकाल के भी दिखाई, यहाँ पे फिर इन्होंने ले रखा कि भी देखिए जो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, किसी को देखना हो तो देख लेना कि जो हमारी जो फर्म है, फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 0.15 है, 0.15 है, कॉस्ट है 0.10। तो यहाँ पे आर ज्यादा है, के से आर ज्यादा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमारा जो ई इक्वल टू जो हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमारे क्या है 10 है, एक शेयर पे हमारी जो अर्निंग है वो 10 है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर डीपी रेशियो निकाला है। हाँ, फर्स्ट इन्होंने अज्यूम किया कि अगर हमारा डीपी रेशियो क्या है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ना फिर वैल्यू निकाली है, क्योंकि यहाँ पे भी बात हमने की है ना कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या करती है, जो मार्केट वैल्यू है उसको अफेक्ट करेगी। तो कैसे अफेक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आया ना, जो आपने इसको सोल्व किया, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर मैंने अभी बताया था वो फॉर्मूला लगा के जब सोल्व किया तो प्राइस से यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू निकल के आई पर शेयर आपकी 150 निकल के आई। जब हमारा आर किसके इक्वल था, के के, तो तब हमने क्या किया, तब हमारी जो मार्केट वैल्यू थी वो 100 निकल के आई। और जब हमने आर हमारा कम था के से, तो तब हमारा क्या निकल के आई, मार्केट वैल्यू 80 निकल के आई। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है उसने जो मार्केट वैल्यू उसको अफेक्ट किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अफेक्शन। ठीक है, अगर अफेक्ट नहीं करते तो फिर हमारा सेम ही रहती ना मार्केट वैल्यू। तो ये देख लेना भाई, किसी को डिटेल में करना हो तो ये डिटेल में भी है, ये वोल्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये रहा आपका वोल्टर का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, अभी इतना टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन मॉडल। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ गोल्डन मॉडल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गोल्डन मॉडल या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी इसको बोलते हैं। तो ये मॉडल भी, इस मॉडल की भी हमारी कुछ अजम्पशन थी, उन पर बेस्ड था। तो यहाँ पे ये अजम्पशन गिवन आप देख लेना, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, ऑल इक्विटी फर्म है, नोट एक्सचेंज है, परपेचुअल अर्निंग्स है। यहाँ से रीड आउट कर लेना। ठीक है, पोज करके कर लेना इसको, यहाँ से यहाँ पे अभी वीडियो का पोज करके और इसको देख लेना। ठीक है, मेन मैं आपको बता देती हूँ। फिर यहाँ पे आपके फिर आगे फर्दर कुछ अजम्पशन गिवन है। कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। ठीक है, के इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं गोल्डन मॉडल की। अगर हम बात करें, द क्रक्स ऑफ द गोल्डन आर्ग्यूमेंट इन द टू अजम्पशन, इन्होंने दो ये अजम्पशन ली। क्या, इन्वेस्टर आर द रिस्क अवर्स एंड द इन्वेस्टर पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड ऑन अदर हैंड दे डिस्काउंट द अनसर्टेन रिटर्न। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अगर हम अर्निंग को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, द मार्केट प्राइस वुड बी, इसको मैं अभी बताती हूँ। तो देखिए बेसिकली इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आपकी गोल्डन की अप्रोच है, ये क्या बोलती है कि भाई जो इन्वेस्टर है ना राशनल है, ठीक है, अभी समझदार है, वे मतलब कि वे क्या करना चाहते हैं, वांट टू अवॉइड द रिस्क, अवॉइड करना चाहते हैं। रिस्क बेसिकली क्या है, द रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कि भाई जो हम सोच के चलते, क्यों, क्योंकि भाई फ्यूचर तो अनसर्टेन है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि भाई हम सोच के चले कि भाई पैसा बिजनेस के पास ही रहने दे और फिर ये कहीं इन्वेस्ट करेंगे या खुद अपने में इन्वेस्ट करके ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर हमारे क्या अनसर्टेन। देयर आर द टू पॉसिबल एक्शन, फर्म के पास दो पॉसिबल एक्शन क्या है, वन इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द करंट डिविडेंड, या तो वो जो करंट डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, या फिर इसको क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है अर्निंग को फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको क्या कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है। अगर ये दोनों ही एक्शन फर्म के अगर हम बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर वुड ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट, जो इन्वेस्टर है वो किसको प्रेफर करेगा, फर्स्ट को। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट एक्शन था कि जो करंट डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट डिविडेंड एंड रादर देन इट रिटेन्ड बाय द फर्म। कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टर को रैशनल बोला, तो इन्वेस्टर क्या बोलता है, इन्वेस्टर ये बोलता है कि भाई फर्म के बाद दो ऑप्शन है, या तो अपने पास रख ले या फिर जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड के रूप में बांट दे। तो जो इन्वेस्टर है वे पसंद करते हैं, वे प्रेफर करेंगे कि भाई हमें हमारा पैसा साथ के साथ करंट डिविडेंड हमें मिल जाए। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भाई जो फ्यूचर है वो हमारा क्या अनसर्टेन है। तो यहाँ पे एक कहावत भी है कि जो ये आपकी अप्रोच है, अंडरलाइन गोल्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड रिलेवेंस इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ बर्ड इन हैंड अप्रोच। बर्ड इन हैंड अप्रोच का मतलब क्या, कि भाई जो हाथ में बर्ड है ना, ये उसको लेके चलते हैं कि भाई अगर बर्ड इन हैंड है वो बेटर रहेगा हमारे लिए देन टू इन बुश। ठीक है, वहां झाड़ियों में इधर उधर जो बर्ड है उनकी बजाय जो बर्ड हैंड में ना, मतलब कि जो पैसा हमारे पास है ना वो बेटर है कि भाई जो हम रिटेन करें उससे अच्छा। व्हाट इज द अवेलेबल एट द प्रेजेंट इज प्रेफरेबल, जो प्रेजेंट में
अवेलेबल है उसी को हम प्रेफरेंस देंगे टू व्हाट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर की बजाय। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड मोर डिस्टेंट द फ्यूचर इज द मोर अनसर्टेन। जितना ज्यादा दूर फ्यूचर रहेगा, ठीक है, मोर डिस्टेंट रहेगी फ्यूचर की, उतना ही वह अनसर्टेन होगा। तो इसलिए इन्वेस्टर वुड नेचुरली ट्राई टू अवॉइड द अनसर्टेनिटी। तो इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? अनसर्टेनिटी है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, और इसलिए वे चाहते हैं कि भाई अगर हायर प्राइस ऑफ शेयर on which the current dividend are paid, in fact they would be inclined to pay। तो वे चाहते हैं कि भी उनका जो शेयर्स रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो करंट डिविडेंड है वो उनको हायर रेट में उनको पे किया जाए, when they would discount the value of the firm which पोस्टपोन द डिविडेंड। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर जो डिविडेंड है आप उसको करंटली डिविडेंड पे करोगे ना, तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो भी आपका हाई रहेगा। और अगर जो डिविडेंड है, ओमिशन ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर किया जाएगा या पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड होगा, वुड लोअर द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्डन मॉडल है ये भी हमारा बेसिकली किस अप्रोच पर बेस्ड है कि भाई जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पे फिर जो गोल्डन मॉडल है उसका फॉर्मूला गिवन है, आप लोग देख लेना, ठीक है, पूरा यहाँ पे। और फिर उसके बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे याद करना चाहो तो कर भी लेना, फॉर्मूला में भी आ जाए तो ठीक है। अगर किसी के पास टाइम है, कोई कर सकता है तो कर लेना, नहीं तो वैसे तो चांसेस तो नहीं है कि बेस स्टेट में आपके फॉर्मूले भी आ जाए ये गोल्डन मॉडल वगैरह के, ठीक है। इतना ही आपका आ सकता है कि भी कौन सा रिलेवेंट है कौन सा इरिलेवेंट है, और इतना हो सकता है भी कौन सा क्या बोलता है, कि याद रख लेना। ग्रोथ फॉर्म हम किसको कहेंगे, और नॉर्मल फॉर्म हम किसको कहेंगे, और डिक्लाइन फॉर्म किसको कहेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अगर हमारा आर ग्रेटर देन है, के से मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी ग्रेटर है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वो ग्रोथ फॉर्म होगी। अगर दोनों इक्वल है तो नॉर्मल फॉर्म होगी, और अगर हमारी आर कम है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उसको हम डिक्लाइन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, अगर किसी को करनी हो तो इसको पॉज करके यहाँ पे देख लेना, मैं आपको पूरी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इलस्ट्रेशन है गोल्डन मॉडल के बेस पर। और इसके बाद फिर ये जो इलस्ट्रेशन, इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, और यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया भी है किस तरह से जो प्राइस है। देखिए जो फर्स्ट थी हमारी ये ग्रोथ फॉर्म है, देखिए इसको ग्रोथ फॉर्म कहेंगे आर ग्रेटर देन के, ये डिक्लाइन फॉर्म आर इक्वल टू के, और नहीं ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आर इक्वल टू के, और ये डिक्लाइन है आर लेस देन के, हमारी क्या डिक्लाइन है। और यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया कि ग्रोथ फॉर्म में किस तरह से जो मार्केट शेयर की वैल्यू 400 है, तो यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे हमारी 77 है, ठीक है, डिक्लाइन हमारी। फिर नेक्स्ट है जो कि हमारी लास्ट थ्योरी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, थ्योरी ऑफ द इररिलेवेंस और डिविडेंड। वही जैसे इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर में कहा था कि भी हमारी इररिलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये थ्योरी भी हमारी इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड है। एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म प्रोवाइडेड बाय द मोदगिलानी एंड द मिलर, द क्रक्स ऑफ द हाइपोथेसिस इज दैट द डिविडेंड पॉलिसी द फर्म इज द पैसिव डिसीजन है। ये बोलता भी कोई इस डिसीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जो तो ये आपकी डिविडेंड पॉलिसी है ना फर्म की, क्या पैसिव डिसीजन है, विच डज नॉट अफेक्ट द, देखिए आया ना यहाँ पे, विच डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट नहीं करता। द डिविडेंड पॉलिसी इज अ रेजिडुअल डिसीजन विच डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू द फर्म। वही है कि भी आपके पास पैसा बचा हुआ है, रेसिड्यूल या रेजिडुअल इसको बोलते हैं, डिसीजन है आपका ये। इफ अ फर्म हैज सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, अगर फर्म को ये लगता है कि भी उसके पास तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो इट विल नॉट पे द डिविडेंड, तो उसको जो डिविडेंड उसकी पेमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको रिटेन करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर फर्म को लगता है कि भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है इन फ्यूचर, इनएडवेट अपॉर्चुनिटी है, तो उस केस में जो डिविडेंड आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अर्निंग्स को। तो ये बेसिकली बोलती है आपकी एमएम अप्रोच। इसकी भी कुछ एजम्पशन थी, वही परफेक्ट कैपिटल मार्केट यहाँ पे लेके चली है, और इसी के साथ ही जो इन्वेस्टर है वे रैशनल है, ठीक है, नो टैक्सेस है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो उसके साथ ही कोई भी फ्लोटेशन या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी नहीं है, ठीक है, नो फ्लोटेशन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और फिर आपका हमारा जो सर्टेनिटी ऑफ द अर्निंग है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो लॉजिक है, देखिए यहाँ पे लॉजिक भी गिवन है कि भी किस बेस पे इन्होंने ऐसा बोला, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, किसी को इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, ठीक है। जो हमारी एमएम क्लेम दैट सिंस द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन इट्स अर्निंग, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पे डिपेंड करती है? अर्निंग्स पे। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो किस पे डिपेंड करती है? अर्निंग्स पे। एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन, से आपकी इफेक्ट नहीं होगी। शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो इनडिफरेंट बिटवीन द डिविडेंड एंड द रिटेंशन, शेयर होल्डर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस assume the situation where the adequate investment opportunity
अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, दे आर द टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। फर्म कैन रिटेन इट्स अर्निंग, या तो फर्म क्या करे, रिटेन कर ले अर्निंग्स को टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सेकंड, फर्म कैन डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग टू द शेयर होल्डर्स एज द डिविडेंड एंड रेज एन इक्वल अमाउंट। देखिए अगर उसको एक दो क्या कर सकती है, फर्म में है जो अर्निंग है उसको अपने पास रख सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब जो कंपनी है, अब भाई उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो पैसे की तो उसको रिक्वायरमेंट रहेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अब कंपनी क्या करेगी, रेज करेगी एन इक्वल अमाउंट एक्सटर्नली थ्रू द इश्यू ऑफ द न्यू शेयर। तो अब कंपनी क्या करेगी, न्यू शेयर है इशू करेगी, इशू करके फिर उसके पास पैसा आएगा और जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम उसके लिए। इफ द फर्म सिलेक्ट द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, अगर फर्म ने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव लिया, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि भी वो क्या करेगी, सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेगी, नॉट पे एनी डिविडेंड पे नहीं करेगी, तो इस केस में, और इफ शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर को कैश चाहिए, ही कैन क्रिएट अ होममेड डिविडेंड बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर एट द मार्केट प्राइस। तो शेयर्स क्या कर सकते हैं भी, उनके पास से जो शेयर होल्डर्स है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास जो शेयर है उसको सेल आउट कर ले, सेल आउट करके उनके पास कैश आ जाएगा, ठीक है। अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो शेयर होल्डर विल हैव द लेस नंबर ऑफ द शेयर्स ही हैज एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग इन द फर्म टू अ न्यू शेयर होल्डर्स फॉर द कैश, नीदर द फर्म नोर द शेयर होल्डर्स loses or gain due to this transaction, the value of the firm remain the same due to the exchange of the share among the shareholders। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला, अगर जो कंपनी है वो क्या करती है, अगर वो डिविडेंड के रूप में रिटेन कर लेती है सारा पैसा, और जो शेयर होल्डर्स अगर उनको पैसा चाहिए तो वे क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाके ना अपने शेयर, कुछ शेयर अपने बेच देंगे, तो जो शेयर होल्डर्स उनके पास पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज बोला कि भी एक्सचेंज आपकी चलती रहेगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर फर्म ने क्या किया, सेकंड ऑप्शन ऑल्टरनेट है उसको अडॉप्ट कर लिया कि भी उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए, इफ इट विल पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, को अगर डिविडेंड की पेमेंट कर दी, शेयर होल्डर गेट कैश इन देयर हैंड, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में कैश आ जाएगा। बट द फर्म एसेट्स रिड्यूस, अब फर्म्स के एसेट्स रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द, क्योंकि कैश बैलेंस तो कम हो गया ना। एज अ रिजल्ट अब इसकी वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर है, वो प्रेजेंट वैल्यू पर शेयर वो अपने आप ही डिक्लाइन हो जाएगी। दस व्हाट इज गेन बाय द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली बाय अ डिक्लाइन इन द, जैसा भी उनको उनके हाथ में कैश आया ना, कैश आने की वजह से वहीं पे आपका यहाँ पे इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो गया। कैसे कि भाई अब जो वैल्यू थी ना शेयर्स की वो हमारी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ही विल बी इंडिफरेंट बिटवीन द, इसलिए इसमें बोला कि भाई रिटेंशन करो या फिर उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जो डिविडेंड डिसीजन है वो आपका क्या है, इररिलेवेंट है, ठीक है। और जो फर्म आल्सो विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, फर्म भी आपकी अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट विल बी एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द इफेक्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल शेयर कैपिटल। कि भी अगर ऐसा होगा, अगर पेमेंट की भी जाएगी तो उस केस में जो कंपनी है वो क्या करती है, एडिशनल शेयर कैपिटल इशू करके पैसा रेज कर लेती है, तो उसके पास फिर से पैसा आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी रीड कर लेना अगर किसी को ना समझ में आया हो तो। इसी के साथ इसकी इलस्ट्रेशन भी गिवन है, किसी को करनी हो तो यहाँ से कर सकता है। इसने यहाँ पे इलस्ट्रेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगी ना किस तरह से इसने आप अपना जो इफेक्ट है वो दिखाया है कि वी वैल्यू फॉर्म पर कैसे इफेक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये जो आपकी इलस्ट्रेशन है इसका सॉल्यूशन गिवन है, किसी को देखना हो तो देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका मोदगिलानी मिलर अप्रोच जो कि थी आपकी डिविडेंड से रिलेटेड। ये आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी गिवन है तो इतना तो नहीं करने की जरूरत है। और इसी के साथ ही रखना जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो आपकी किससे रिलेटेड है, वह है आपकी रिलेटेड टू मोदगिलानी अप्रोच, ठीक है। तो ये था देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली 3 डिसीजन लेने थे और कितना टाइम लगता है ना 3 डिसीजन लेने में। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन तीनों ही हमने कंप्लीट किए हैं आज की वीडियो में। तो इस तरह से जो आपके मेन टॉपिक थे एफएम के, मेन यही है भाई, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और किसी को डिटेल में करने हैं तो आपके पास कोई भी बुक हो एमकॉम की या फिर बीकॉम लेवल की कोई भी बुक है तो आप उसमें से इसको पूरा डिटेल में भी कर सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम है। नहीं तो जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया कि भी इनके अंदर क्या है, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो को अगर ना समझ में आए तो 2 बार देख लेना और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वहां से रीड आउट कर लेना। तो ये था आज की वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।